श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। एक अलग तरीके का कार्यक्रम है ये भी, कहीं नहीं जाना है, बन के रहिएगा। और आज के कार्यक्रम में ये बता दूंगा कि कैसे आपकी कुंडली मजबूत हो जाती है अगर कई प्रकार के दोष बनते हो कुंडली में। तो एक बात जो बताना चाहता हूं, एक नंबर है, वो नंबर क्या है जो भी है वो मैं आपको बता देता हूं, लाइव बता देता हूं। ये नंबर है, एक मिनट बन के जाइएगा, 94134 करके नंबर है एक। हाँ 94-135-08902 94-135-08902 94-135-08902। अब ये चैनल जो है वो इनका कुछ सपोर्ट एस्ट्रोलॉजी, योर सपोर्ट एस्ट्रोलॉजी करके ये आईडी है। और ये श्रीमान आप क्या कर रहे हो ये इस नंबर से फ़ोन करके जो है वो लोगों से पैसे मंगा लेते हैं मेरे नाम पे कि हाँ मैं नकुल पराशर ही बोल रहा हूँ। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है ना, ये ठीक नहीं है। अब इसको मत करिए। अब मेरे यहाँ एक बार किसी ने मुझे व्हाट्सएप वो कमेंट में पूछा था कि ये आपका नंबर है क्या, यही वाला नंबर दे करके। तो मैंने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं होगी। पर आज मुझे व्हाट्सएप पे भी एक कोई मेरी जन है, वो कोई महिला है, बड़ी बहुत बहुत सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ ये बताने के लिए। पर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे बताया, तो निखिल जी बता रहे थे कि ऐसी ऐसी बात है कि कोई है जो इस नंबर से उन्हें फ़ोन करता है, और या फिर ये नंबर है और उसके बाद वो मेरे नाम पे कि आप की बात नकुल पराशर से हो जाएगी, नकुल जी से हो जाएगी, और फिर वो पैसे ले लेते हैं 500-600 रुपये, 1000 रुपये। ये बहुत बड़ी रकम होती। तो ऐसा ना करिए। और आप लोग भी कम से कम, मैंने हालांकि इनको ब्लॉक कर रखा है, पर श्रीमान मैं एक बात बताता हूँ, ये ठीक नहीं है। अब मैं कुछ इसमें विशेष नहीं बोल सकता, पर ये सही नहीं है। दूसरी बात है कि आप लोगों को भी बता दूँ, तो मेरे जितने भी नंबर होते हैं वो तीनों नंबर, मेरे 3 नंबर हैं, 95-72-66-44-85, 97-081, 39-619, और एक है 82-10-36-94-45। यही 3 नंबर हैं, और यही 3 नंबर आपको मिलता है मेरे हर जगह। आपने आईडी देखे होंगे तो आईडी में वो फोटो भी देखा होगा। भ्रम में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर ये ठीक नहीं है। आप लोग भी थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। सतर्क क्या रहना है, पर कुंडली देखने के नाम पे ऐसे नहीं करनी चाहिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, बहुत विशेष बात नहीं है, चलिए शुरू करते हैं। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात यूं ही शुरू हो जाएगी और यूं खत्म होके ढल भी जाएगी। कैसे? अगर आपकी कुंडली में कोई भी 3 जो शुभ भाव होते हैं, जैसे लग्न और सप्तम और दशम, कोई भी 3 केंद्र, तीनों केंद्र, जैसे लग्न हो जाए, चतुर्थ हो जाए, सप्तम या दशम, मैंने यहाँ पे 3 केंद्रों को शुभ ग्रहों से और अच्छे तरीके से उसको मजबूत और बलवान दिखाया है। जैसे लग्न भाव बली है, उसके बाद दशम भाव भी अच्छा बन रहा है, शुभ ग्रह बैठे हैं, उसके बाद गुरु भी, ये सप्तम भाव भी बली है। मतलब यहाँ पे आपको ये देखना है कि केंद्र के 3 घर क्रमशः भरे हों शुभ ग्रहों से, या उस भाव के अधिपति या शुभ ग्रह बैठे हों केंद्र में। जैसे बुध भद्र योग लगा रहे हैं, शुक्र यहाँ पे बुध की राशि में इस भाव को अच्छा बना रहे हैं, और सप्तम स्थान भी बली है, उस भाव का अधिपति वहीं बैठा है, या वो उच्च का होकर के बैठा है कोई शुभ ग्रह। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर लिखता, यहाँ पे 12 नंबर लिख देता, या फिर यहाँ पे 3 नंबर लिख देता, बुध वहीं बैठ जाते। मतलब 3 शुभ ग्रह ऐसे हों जो केंद्र में अपनी राशि में बैठे हों, बस इतनी सी बात है। और उसके बाद यहाँ पे एकादशवें भाव में मंगल बैठे होने चाहिए, ये शर्त है, चाहे वो नीच के ही क्यों ना हो। जैसे मैंने यहाँ नीच का ही दिखाया है, पर आपको ये दिखाना मेरा ये कर्तव्य बनता है
कि उसमें आपको ये बताता चलूं कि आपको वहां पे ये नहीं देखना है कि वो ग्रह नीच का हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बस एकादशवें भाव में मंगल को बैठना चाहिए और 9वें भाव में शनि को बैठना चाहिए। अगर ये स्थिति बनती है कि जन्म कुंडली के केंद्र में 3 ग्रह कम से कम अपने उच्च राशि में या अपने मित्र की राशि में या बली होकर के अपने ही राशि में बैठे हैं, 3 घर क्रमशः बलवान है और 9वां और एकादशवां भाव शनि और मंगल से घिरा हो, जैसे यहां शनि बैठे हो 9वें भाव में और एकादशवें भाव में मंगल बैठे हों, तो यह व्यक्ति के जीवन में समस्त प्रकार के इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला एक प्रकार का योग बन जाता है। योग नहीं इसे कहूंगा, पर यह एक ऐसी स्थिति बन जाती है। भाग्य का बल मिलता है, प्रकृति अच्छी होती है, स्वभाव शांत और स्थिर होता है, व्यक्ति का कैरियर और व्यक्ति का इनकम, व्यक्ति का दाम्पत्य और व्यक्ति का समाज में प्रभाव, ये सब उसके साथ सपोर्ट में खड़े होते हैं। संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति, भाग्य का सहयोग, व्यक्ति की कुंडली में कर्म का लाभ मिलना और कर्म क्षेत्र और कार्य क्षेत्र को एक उत्तरोत्तर दिशा और गति प्रदान करना, जितने भी प्रकल्प आप मान लो उन सब में यह कुंडली श्रेष्ठतम स्थितियों को प्राप्त करने वाली हो जाती है। प्रत्येक कुंडली में कुछ न कुछ ऐसे पहलू बने होते हैं, कुछ ऐसे शक्तियों का उनमें संचार होता रहता है जो वास्तव में हम कभी समझने की इच्छा ही नहीं करते हैं और इसे एक ऐसी विद्या मान लेते हैं जिसमें कुछ भी नहीं है और इसे प्रायः ढोंग कह दिया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यह स्थिति बनती है तो निस्संदेह आपकी कुंडली एक संपूर्ण कुंडली के तौर पे जानी जा सकती है और आपके पास वो योग्यता और क्षमता है कि आप किसी भी स्थिति में अपने आप को ले जाकर के और श्रेष्ठतम स्थितियों में अपने आप को ले जाकर के स्थापित कर सकते हो। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 4थे अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? ये जो आपकी इंद्रियां हैं ना, 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, ये प्रत्येक दिन आपको जलाने का प्रयास करती हैं। मन किया जिह्वा को कि जलेबी खा लूं और हुआ है शुगर, तो ये इंद्रियों का वश और इंद्रियों पे वश न होने के कारण व्यक्ति रोग को प्राप्त करता है, जरा अवस्था को प्राप्त करता है। जरा मतलब बुढ़ापा या कमजोरी को और कमजोरीपन को प्राप्त करता है। तो जरा विचार कर लेना चाहिए कि वास्तव में कहीं इंद्रियों के सुख के लिए आप कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे हो जो आपको निरंतर गति से मारने का प्रयास कर रही है। कहीं आप वही चीज तो नहीं देख रहे हो जो आपको निरंतर आपके अधोगति का कारण बन रही है। कहीं आप वही चीज तो नहीं सुन रहे हो जो आपको निरंतरता से कमजोर बना रही है और आपके कान को अशुद्ध कर रही है, कर्ण इंद्रियों को अशुद्ध कर रही है, कर्ण इंद्री को मृतप्राय बना रही है। आप क्या देख रहे हो? आप क्या सुन रहे हो? क्या भक्षण कर रहे हो? अब इसी बात पे एक बात बताता हूं। दरअसल इंसान जो है वो पशुओं से भी कमजोर स्थिति को प्राप्त कर गया है। पशुओं ने अपना भोजन नहीं बदला है, पर इंसान ने अपना भोजन बदल करके और सब कुछ को, इस पेट को ही एक ऐसा स्थान बना दिया है जिसमें सब कुछ डाला जा रहा है। और ये कैसी भूख है भाई, पता ही नहीं चलता। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।